जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, अभी यूटेरिया का वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 4 2026 के लिए। हमने 1 से लेकर के 3 सेट तक समाप्त कर दिए हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। आज सेट नंबर 4 है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जिस तरह का लेवल आजकल जो एग्जाम में पूछ रहा है दोस्तों, उसी तरह का लेवल दिया हुआ है। अब पूरा इसमें 150 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। इन सभी सेट का फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ABCB सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर बहुत सारे किताब, बहुत सारे CGL 4 या अन्य सभी मतलब सेट प्रैक्टिस का आपको सेट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो आप वहां जरूर ज्वाइन करें। और जिन लोग ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी का हम दिल से आभारी हैं कि आप लोग ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह का सपोर्ट बनाए रहिएगा दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में किस वंश से था? राइट आंसर होगा चेदी वंश से। हम लोग खारवेल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह कलिंग के राजा थे, याद रखिएगा कलिंग के राजा थे। अगर इसका राजधानी की बात करते हैं तो कलिंग नगर जो था इसका राजधानी था। खारवेल के बारे में विशेष उल्लेख यानी विशेष जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में लिखित है। ठीक है, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी भाषा में उल्लेखित है। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी था, जैन धर्म के अनुयायी या फिर इसका संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के बारे में देखते हैं। कहता इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था। ये बिल्कुल सत्य कथन है। इस काल में चारों वर्णों में समानता थी, ये गलत है दोस्तों, चारों वर्णों में समानता नहीं था। कहता इस काल में देवराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, ये भी सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुआ था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो है यह लगभग 1000 BC से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। अगर यही हम ऋग वैदिक काल की बात करते हैं दोस्तों, ऋग वैदिक काल की बात करते हैं, तो यह 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर, मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों बोलने में। 3 की ओर, अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोमिला थापर ने इसका विश्वास किया। हम लोग अशोक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो अशोक का जो शासन काल है 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला था। ठीक है, 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक चला था। इन्होंने कलिंग युद्ध आप जानते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, अशोक जो है राजगद्दी पर कब बैठ गया था? तो 273 ईस्वी पूर्व में जो है राजगद्दी पर बैठ गया था। अशोक का नाम अशोक, बताइएगा दोस्तों, अशोक का नाम अशोक जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एक मास्की अभिलेख है, एक जो है गुर्जरा अभिलेख, ये दोनों से जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो है पढ़ने की सफलता प्राप्त 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं दोस्तों। 4 में फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है कौन सा कथन जो सही नहीं है? उन्होंने एकता को वंशानुगत बनाया था, ये बिल्कुल सही है। उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था, ये भी सही है। उन्हें सिपाहियों को नगद वेतन देता था, जो कि गलत है दोस्तों। नगद वेतन के जगह पर जो है उन्होंने, बल्कि वेतन के जगह पर मतलब ये जो अलग अलग गांव में भूभाग के रूप में जो है वही जो है वेतन के रूप में सिपाहियों को मिलता था। ठीक है, अच्छा फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं दोस्तों। हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में FST, मतलब फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला जो है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने और भी कर लगाया था दोस्तों, जैसे में खराज,
ठीक है। खराज, खुम्स, खुम्स क्या है दोस्तों, लूट का माल है उसमें से हिस्सा, ठीक है। जाजिया जो कि ऊपर लिख दिए दोस्तों, जाजिया। एक है दोस्तों जकात। ये सभी कर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। इसके द्वारा जो है कुछ स्थापना भी हुआ है दोस्तों, जैसे में जौनपुर की स्थापना, जौनपुर की स्थापना, फिरोजपुर की स्थापना, ठीक है, हिसार की स्थापना, ठीक है। ये सभी जो है स्थापना, ये सभी जगह का स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। इन्होंने कुछ विभाग का भी स्थापना किया था दोस्तों, जैसे में हक ए सर्व, हक ए सर्व। हक ए सर्व क्या है दोस्तों, ये जो है सिंचाई पर लगाने वाला एक कर है, ठीक है, ये हक ए सर्व। एक है दोस्तों दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या है दोस्तों, ये एक दास विभाग है, दास विभाग है। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, ये क्या है दोस्तों, तो यह जो है दान विभाग है। तो ये सही विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गया दोस्तों। ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान जो कि दास विभाग था, दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग था। ये सभी विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 5 की ओर। अलबार और नैनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइएगा। कहता अलबार जो है विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव के भक्त थे, सही है। अलबार और नैनार दोनों अपने देवताओं के प्रशंसा में तमिल में भजन गाते थे, ये भी सही है। कहता इन दोनों भक्ति परंपराओं में महिला भक्तों की उपस्थिति शामिल थी, ये भी सही है। अतः इसमें सभी के सभी क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 6 की ओर। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में ही विलियम हॉकिंस भी भारत आया था। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जो कि 1608 में जो कि 1608 में जो है भारत आया था। एक सर थॉमस रो आया था, एक विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा हम थोड़ा सा जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जहांगीर के बारे में बात करते हैं तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या है दोस्तों, बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। इनके शासन काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं जहांगीर के शासन काल को। इन्होंने सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के, गुरु अर्जुन देव का जो है फांसी लगवा दिया था, यानी हत्या करवा दिया था, ठीक है, जहांगीर के द्वारा ही करवाया गया था। इनका आरोप क्या था कि यह जो है 5वें गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के बेटा को भड़का रहा था विद्रोह के लिए, तो इसीलिए जो है यह मतलब मरवा दिया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 7 की ओर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विलियम फिंच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम फिंच। अच्छा विलियम फिंच जो है भारत 1608 में आया था जहांगीर के शासनकाल में, जो कि ऊपर अभी बता चुके हैं। जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था 1608 में, याद रखिएगा। अगर हम अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करते हैं दोस्तों, तो अब्दुल हमीद लाहौरी यह शाहजहां के शासनकाल में एक इतिहासकार या फिर यात्री था, यानी शाहजहां के शासनकाल में एक इतिहासकार और यात्री था अब्दुल हमीद लाहौरी। इसी के द्वारा ही पादशाहनामा की रचना किया गया था, पादशाहनामा की रचना, ठीक है। अगर हम मानुची की बात करते हैं दोस्तों, तब मानुची एक इतालवी यात्री और लेखक था। कहाँ के था, इतालवी यात्री, ठीक है। ये जो इतालवी यात्री और लेखक था जो कि औरंगजेब के दरबार में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 8 की ओर। डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो डच ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है मुसलीपट्टनम में स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुसलीपट्टनम में जो इसका स्थापना किया था डच ने अपना पहला कारखाना, ठीक है। अच्छा अगर सूरत की बात करते हैं दोस्तों, तो सूरत में अपना कारखाना एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों का जो कारखाना जो है यानी कोठी दोनों सूरत में ही खोला गया था, ठीक है। बताइएगा दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ था,
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कोचीन में हुआ था। ठीक है, कोचीन में हुआ था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है मछलीपट्टनम में हुआ था। यूनाइटेड को ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड को ही कहते हैं। अगर हम डेनिश की बात करते हैं दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका स्थापना जो है ट्रैंको बार में हुआ था। ट्रैंको बार में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये फैक्ट्री जो है कहाँ कहाँ स्थापना हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी फैक्ट्री जो है सूरत में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया का कंपनी का फैक्ट्री कोचीन में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री ट्रैंकोबार में, और डच या फिर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है मछलीपट्टनम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है। कहता है लिट्टन ने आईएससी के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सत्य हो गया। ठीक है, कम कर दिया। लिट्टन ने जो है आईएससी का सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया है। अब पुनः इसके बाद जब रिपन आया था दोस्तों, जब रिपन आया था, इन्होंने इसका जो है समय सीमा जो है, इसका समय सीमा जो है बढ़ा दिया था। 19 वर्ष से बढ़ा करके जो है 21 वर्ष कर दिया था रिपन के द्वारा। कहता उन्होंने 1887 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश में भयंकर अकाल की चपेट में था। ये भी सत्य है। कहता अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में किस संगठन के रूप में, विलय के रूप में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा भूस्वामी समाज और बंगाल ब्रिटिश भारत समाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश भारत समाज की बात करते हैं, जिसे कहते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1851 में हुआ था राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। इनके साथ में थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, यह जो है भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जो भारतीयों को एक साथ लाया था। ठीक है, एक और है दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन INA, इसका स्थापना जो है 1876 में हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 11 की ओर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, नरेंद्र मोहन सेन के द्वारा, प्रताप गांगुली, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1924 में हुआ था। 1924 में। ठीक है, इसी तरह का इसी का नाम परिवर्तन किया गया था दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना जो है 1928 में हुआ था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था, और जो है भगत सिंह के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। गांधी समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा 1931 में। सॉरी दोस्तों, गांधी समझौते पर हस्ताक्षर जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, 1931 में तो यह जो है हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। 1932 में ही हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, यह पैक्ट जो है कहाँ हुआ था? तो मतलब यरबदा सेंट्रल जेल में जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 13 की ओर चलते हैं। कहता है क्रांतिकारी गतिविधि के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका का जो प्रकाशन है या फिर संपादक कर सकते हैं 1919 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। यह एक साप्ताहिक
पत्रिका है। किसने निकाला था? महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, मतलब प्रकाशित किया गया था। अगर संध्या पत्रिका की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है प्रकाशन 1904 से हुआ था। और कहाँ से हुआ था दोस्तों? बंगाल से हुआ था। इसका संस्थापक कौन है? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ठीक है, यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों। अगर युगांतर की बात करते हैं दोस्तों, युगांतर पत्रिका के, तो इसका जो है प्रकाशन जो है, चाहे शुरुआत कर सकते हैं 1906 में हुआ था कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से इसका शुरुआत हुआ था। इसका संस्थापक कौन है? बारिंद्र घोष, बारिंद्र कुमार घोष जो है इसका संस्थापक है। और कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और गदर के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, तो गदर पार्टी की स्थापना या फिर गदर पत्रिका दोनों एक ही है दोस्तों। इसका स्थापना जो है 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। कहाँ से? अमेरिका से हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से हुआ था। लाला हरदयाल के द्वारा ही शुरू हुआ था। और यह पत्रिका का प्रकाशन जो है एक उर्दू भाषा में होता था और एक जो है पंजाबी भाषा में इसका प्रकाशन जो है शुरुआत में किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 14 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है दोस्तों, पद तथोपयुक्त में से कौन सा पवन का कार्य उसे निर्मित स्थलों के रूप में संबंध सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है कह रहा है। कहता है पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडीमेंट कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन या पद स्थली कहते हैं। ये भी सही है। पवनों के निक्षेपनात्मक कार्य से अपवाहन गर्त और गुहा का निर्माण होता है। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल 3 जो है गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्न में से कथनों में विचार कीजिए। कहता है यह वन उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? ये सत्य है। ब्राजील में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। ये भी सही है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये भी सत्य है। कहता है यहाँ का पेड़ों की पत्तियां जो है वर्ष में एक बार पूरी तरह से झड़ जाता है। गलत है दोस्तों। यहाँ का जो पेड़ की पत्तियां जो है सालों भर रहता है, झड़ता नहीं है। क्या रहता है? सालों भर इसमें रहता है। तो ये 4 नंबर गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमेजन नदी की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से जो है सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो नील नदी है। आप भी जानते हैं नील नदी है। इसका लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितना इसका है? 6650 किलोमीटर है। अभी थोड़ा हड़बड़ाहट के बाद आया था दोस्तों, बाहर कुछ गाड़ी चल रहा है इसीलिए आया था, माफ कीजिएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत के सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी। भारत के सबसे लंबी नदी गंगा और दक्षिण भारत के गोदावरी, जिसे हम लोग जो है बिरध गंगा के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैतेई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैतेई। क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अन्य भी मरुस्थल है दोस्तों, जैसे में गिब्सन मरुस्थल, ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और तनामी मरुस्थल। अगर भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ तो एक ही मरुस्थल है। क्या नाम उसका है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। यह जो है विश्व के सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। विश्व के सबसे घनी आबादी वाला जो है मरुस्थल है कौन? थार मरुस्थल है। बताइएगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में जो है सहारा मरुस्थल है। विश्व में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में मिस्टेक कर गए। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। बताइएगा दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में है।
चीन और मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अगर हम आटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की ओर। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 19 की ओर। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट ब्लैक। ठीक है, माउंट ब्लैक जो है आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है, 4810 मीटर है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ महादेश है दोस्तों, उसका सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानते हैं, जैसे में एशिया महादेश का। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बता सकते हैं? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एशिया का माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों तो माउंट मैकिनले, याद रखिएगा। इसी को जो है माउंट डेनाली भी कहते हैं। ठीक है, मैकिनले को ही माउंट डेनाली भी कहते हैं। अफ्रीका की बात करते हैं। ठीक है, अफ्रीका के तो यहाँ के सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो अफ्रीका के। अगर हम यूरोप की बात करते हैं दोस्तों तो यूरोप के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा यूरोप के। अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं दोस्तों तो विंसेंट मैसिफ अंटार्कटिका के है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 20 की ओर। चालबासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है चालबासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो विश्व के केवल यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश में ही प्रचलित है। ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है? जैसे कमजोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। अभी तक समाप्त पूरा भेदभाव नहीं हुआ है। इसमें लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है, ये भी गलत है दोस्तों। समाप्त आर्थिक असमानता जो है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कहता है इसमें राजनीति गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 22 की ओर। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कहता है लोकसभा के सदस्य को जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, ये सही है दोस्तों। प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र में सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, ये गलत है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है परंतु भारतीय नागरिक को प्राप्त है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा अधिकार? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है दोस्तों गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। बताइएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में वर्णन करता है। जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण के वर्णन जो है अनुच्छेद 21 में है। कानून के समझ समता का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 की ओर। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब कानून बना सकती है जब क्या होगा? बताइएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। सत्य है। संबंधी राज्य की सहमति से, ये भी सत्य है दोस्तों। कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 25 की ओर। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचना का अधिकार और एक हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। सूचना का अधिकार और एक शिक्षा का अधिकार दोनों जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। सूचना के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, सूचना के अधिकार यह जो है अनुच्छेद 19 का 1 का ए में वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का ए में। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है
अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 के क में वर्णन किया गया है। ठीक है, 21 के क में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मौलिक अधिकार करा है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वर्णन किया गया है और अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, लेकिन पहले मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो मूल संविधान में यह 7 था, घटा करके 6 कर दिया गया। इसमें से एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार में अनुच्छेद 301 के तहत जो है शामिल कर दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 26 की ओर। कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 22 मेंबर होता है, टोटल 22 मेंबर, जिसमें 15 जो है लोकसभा से, 15 लोकसभा से और प्लस में 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा और प्लस में 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो मात्र 1 साल जो है इसका सदस्य का कार्यकाल होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना। भारत सरकार के खर्चा जो होता है उसको लेखा परीक्षा करना लोक लेखा समिति के कार्य है। इसी तरह कुछ अन्य समिति के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, जैसे में पराकलन समिति। पराकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और टोटल के टोटल जो है लोकसभा से होते हैं। टोटल कितना होता है, लोकसभा से होते हैं और कार्यकाल जो है 1 ईयर का होता है। ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। 7 कहाँ से, राज्यसभा से होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 27 की ओर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अशोक मेहता समिति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, तो इसका गठन जो है 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। इसके तहत जो है प्रथम स्तर यानी प्रथम स्तर को जिला की संज्ञा दिया गया था और उसके निचले स्तर को जो है मंडल पंचायत की संज्ञा दिया गया था। ये द्विस्तरीय के रूप में बताया था। ठीक है, अगर त्रिस्तरीय की बात करते हैं दोस्तों, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। मेहता समिति जो कि 1957 में गठन हुआ था, 1957 में। ठीक है, बताइएगा दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था किस समिति के सिफारिश पर, तो एल.एम. सिंघवी समिति जो कि गठन जो है 1986 में हुआ था, इसी के सिफारिश पर जो है पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 28 की ओर। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद होता है नियुक्ति। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उच्च न्यायालय का गठन जो है उच्च न्यायालय के गठन जो है 1861 के अधिनियम से 1862 में कलकत्ता में गठन हुआ था पहले दोस्तों, कलकत्ता में, उसके बाद बम्बई में, उसके बाद मद्रास में। ये 3 जगह जो है सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। ठीक है, जो कि 1861 के अधिनियम से हुआ था। अगर इन तीनों में पूछे दोस्तों कि इन तीनों में सबसे पहले गठन किसका हुआ था, तो सबसे पहले गठन जो है कलकत्ता को हुआ था। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में थोड़े जानते हैं दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 के तहत होता है। इसको जो है शपथ लेते हैं दोस्तों, शपथ अनुच्छेद 219 के तहत। पद से हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 217 के 1 का बी के तहत होता है, 217 के 1 के बी के तहत होता है। अगर इसके वेतन और भत्ते के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 221 के तहत। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत, शपथ 219 के तहत, पद से हटाने की प्रक्रिया जो है 217 के 1 का बी के तहत होता है, वेतन और भत्ते जो है अनुच्छेद 221 के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर।
गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनएसएसओ। एनएसएसओ की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था, 1950 में। आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था। 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों तो प्रथम गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा, नीति आयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों तो इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 30 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों के द्वारा एकत्र और आवंटित किया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों स्टंप शुल्क। ऑप्शन नंबर ए स्टंप शुल्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 की ओर। वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता विवरण जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ब्रेडेन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है उस समय 1945 के समय 30 थी, ठीक है। टोटल कितना थी? 30 थी। 1945 के समय बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में आईएमएफ की बात करते हैं तो इसमें सदस्य की संख्या 190 हो चुका है, 190। और 190वां सदस्य के रूप में अंडोरा बन गया है, इंडोरा का देश इंडोरा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान गए दोस्तों। स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 के। उस समय 30 सदस्य थे, वर्तमान में 190 सदस्य हो चुका है और 190वां सदस्य के रूप में अंडोरा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगर लिखने में कुछ हर्षिकार ध्रुवकार कुछ मिस्टेक करे दोस्तों तो माफ कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है वही काफी है, ठीक है, क्योंकि लिखने में जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक करता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 32 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है, नीचे देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है जो कह रहा है? पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 तक प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। बिल्कुल सही है। इस दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। इस दीर्घकालीन योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं, ये भी सही है। कहता भारत की पंचवर्षीय योजना में इसका उल्लेख होता है कि प्रत्येक वस्तु सेवा का उत्पादन कितना किया जाए। ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए दोस्तों कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है 1951 से हुआ है, 1951 से हुआ है। इसका अगर योजनाकार की बात करते हैं तो के एन राज इसका योजनाकार है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर दोस्तों? कृषि पर जो है विशेष जोर दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी निगम, ठीक है। यानी भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी निगम, ये सभी का स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों सेकेंड, तो 1956 से लेकर के 1961 तक चला था, ठीक है। इसमें जो है विशेष रूप से उद्योग पर जो है विशेष जोर दिया गया था, ठीक है, उद्योग पर। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे स्टील संयंत्र की स्थापना किया गया था। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था, ठीक है। लेकिन यह योजना जो है असफल हो गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है दोस्तों कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है असफल रह गया था पहला बार में, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका असफल होने का कारण क्या था दोस्तों? भारत चीन युद्ध हो गया था, भारत चीन
भारत चीन युद्ध हुआ था जो कि 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध हो गया था दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था 1965 में हो गया था। ये सभी के कारण जो है असफल रह गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का भी शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकाल देते हैं, तो कम से कम जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 33 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सर्वर का फंक्शन है? सर्वर का फंक्शन क्या है दोस्तों? डेटा या सूचना को संग्रहित करना, कंप्यूटर चलाने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करना, डेटा या फाइल ट्रांसफर, ट्रैफिक प्रतिबंधित करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। अगर हम पटना की बात करते हैं दोस्तों, पटना में कौन सा अड्डा है? तो पटना में हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? पटना में स्थित है। अगर हम वाराणसी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगर कोलकाता की बात करते हैं दोस्तों, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। तो कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में कौन है दोस्तों? जेपी नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को दोस्तों, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों वायुसेना दिवस। 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस 16 दिसंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म निम्नलिखित में कौन सी है? भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। अगर हम आलम आरा की बात करते हैं दोस्तों, आलम आरा की बात करती हैं, तो प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है? भारत के प्रथम मूक फिल्म है। भारत के प्रथम मूक फिल्म मतलब बिना बोले वाला फिल्म है, केवल चलचित्र देखिएगा इसमें। माय डियर कुट्टियाटन की बात करते हैं, तो भारत का पहला जो है 3D फिल्म है, 3D फिल्म है, भारत का पहला 3D फिल्म है माय डियर कुट्टियाटन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 38 की ओर। देखना 38 में, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 खिलाड़ी किसमें होते हैं दोस्तों? तो 4 खिलाड़ी जो है पोलो में होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी हो जाएगा। वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी, ठीक है, नेटबॉल, कबड्डी, ये सभी में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं दोस्तों? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम 4 चलिए हो गया दोस्तों। अच्छा 1 मिनट और बताइएगा दोस्तों, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे अधिक खिलाड़ी जो किस खेल में होते हैं? तो रग्बी में होते हैं। रग्बी फुटबॉल यानी रग्बी में टोटल जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैड्रिड के स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1 नवंबर 1975 को हुआ था। 1 नवंबर 1975 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम के रूप में क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। घास को खाएगा टिड्डा खा जाएगा मेढक को सर्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहता यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। सही है। यह वर्ष 2025 में कुल 20 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। ये भी सही है। यह पुरस्कार बिहार के कुल 3 बच्चों को दिया गया। गलत है दोस्तों, 3 बच्चों को नहीं, 2 बच्चों को दिया गया है, तो ये गलत हो गया। ये वर्ष 2025 में 2 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ये भी सत्य है। अतः 1, 2 और 4 जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 42 की ओर। हाल ही में कौन सा देश भारत नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने फैसला किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 30 नवंबर 2015 को इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम है, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43 की ओर। ठीक है, वर्ष 2026 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। पद्म पुरस्कार, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार जो है टोटल जो है 2026 में टोटल 131 व्यक्ति को मिला है। 131 व्यक्ति को, 131 व्यक्ति में 5 जो है पद्म विभूषण मिला है, 5 पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और 13 पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण 13 को मिला है, और 113 को पद्म श्री मिला है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से 19 महिला है। ठीक है, 6 विदेशी है, याद रखिएगा दोस्तों, 6 विदेशी है। 16 मरणोपरांत को मिला है, 16 मरणोपरांत को मिला है। और इसमें से भी 3 जो है बिहार के हैं, 3 व्यक्ति बिहार के हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, टोटल 131 व्यक्ति को मिला है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। इसमें से 19 महिला, 6 विदेशी, 16 मरणोपरांत और 3 व्यक्ति जो है बिहार के हैं। कम से कम पद्म विभूषण जिसको मिला है दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा। लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, ढेर सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हम बोल देते हैं। धर्मेंद्र सिंह देवल, एन राजन, के.टी. थॉमस, पी नारायणन, बी.एस. अच्युतानंद। ठीक है, और बी.एस. अच्युतानंद हो गया दोस्तों, इतने ही है। ठीक है, ये 5 व्यक्ति को जो है 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य नाम एक आध दो याद रखना है दोस्तों, जैसे में रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, ये सभी को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद है, कम से कम रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर याद रखिएगा। ठीक है, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, ये सभी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 44 की ओर। द 11th आवर पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? द 11th आवर पुस्तक जो है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था, सलमान रश्दी के द्वारा। ठीक है, अगर हम अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने पुस्तक लिखा है मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम टू मी। पुस्तक का लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अगर हम सतीश गुजराल की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका पुस्तक है ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी सतीश गुजराल का है। ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक का लेखक सतीश गुजराल है। अगर मलाइका अरोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा है। क्या नाम इसका है? इट्स इजी टू बी हेल्दी। ठीक है, यह जो है मलाइका अरोरा का किताब है, इट्स इजी टू बी हेल्दी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 45 की ओर। कहता है दिव्या चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी दोस्तों, दिव्या बोल दी हम, दितवा चक्रवात है दोस्तों, दितवा चक्रवात। ठीक है, तो दितवा चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखना है दोस्तों। कहता है बंगाल की खाड़ी में उठा एक शक्तिशाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये गलत है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय ना होकर के क्या है दोस्तों, यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह जो है चक्रवात, इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा हुआ था। ये भी गलत है, पाकिस्तान ने क्या दोस्तों, इसका नामकरण यमन के द्वारा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु इस चक्रवात से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ये सत्य है दोस्तों, अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 47। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले 3 राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 21 दिसंबर 2024 को
पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इसी के अनुसार जो है यह आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों कि केवल बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो है 3 राज्य कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा और उड़ीसा। मुझे मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ये जो है केवल बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर बिहार की विकास दर कितना प्रतिशत रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 13.1%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सेना दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा दोस्तों। कहता है भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, सही है। यह 78वां सेना दिवस था, सत्य है। इसका आधिकारिक विषय नेटवर्किंग और डाटा केंद्रिता का वर्ष था, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्रस्तावित कुल व्यय में से कितने करोड़ रुपया की आपूर्ति राजस्व प्राप्ति से प्राप्त करने की बात की है। राइट आंसर हो जाएगा 35,33,150 करोड़, 35,33,150 करोड़। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 की ओर। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 की ओर। यदि धरती को जो है घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। जब घूर्णन गति बढ़ाएंगे दोस्तों तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब इसका घूर्णन गति कम करेंगे तब इसका वजन जो है बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 की ओर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च तापमान पर जो है यानी उच्च दबाव पर पानी का तापमान क्या होता है, उच्च होता है और उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में अगर दबाव उच्च होगा तो इसका मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो चावल जो है जल्दी से सिज जाएगा, खाना जल्दी से पक जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, क्या उदाहरण है दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। गामा किरणें खोज किसने किया था, बताइएगा। बैक्यूरेल क्या था, गामा किरणें का खोज जो है बैक्यूरेल ने किया था। एक्स किरण की खोज जो है रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन ने खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से नापते हैं, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अगर हाइड्रोमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इससे जो है द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व या फिर घनत्व को मापते हैं, द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व या फिर घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। अगर हम पायरोमीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो है उच्च तापमान को मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 56 की ओर। साबुन ग्रीज को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाता है, तो साबुन ग्रीज को पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। आप जानते हैं दोस्तों एक होता है दूध, एक होता है दोस्तों पेंट। ये क्या है, दूध जो है प्राकृतिक पायस है, दूध क्या है, प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट जो है कृत्रिम पायस है। पेंट क्या है दोस्तों, कृत्रिम पायस है। ठीक है, कृत्रिम पायस है पेंट, तो दोनों याद रखिएगा। दूध क्या है, प्राकृतिक पायस, और पेंट जो है कृत्रिम पायस है। क्वेश्चन नंबर 57। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जो है खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, तो पानी का जो विस्तार है, बहुत ठंड में जो पानी का विस्तार जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसी कारण जो है ऊपर बर्फ बनता है दोस्तों, नीचे पानी रहता है, जिसके कारण जो है जलीय जीव जीवित रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर। आपको 3 परख नली दी गई है, उसमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से
एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इसमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार में। क्षार में जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा दोस्तों। कहता है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। राइट आंसर होगा अवागाड्रो का नियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग जानते हैं चार्ल्स का नियम, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या कहता है दोस्तों? चार्ल्स का नियम ये कहता है दोस्तों कि दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, ठीक है, दिए हुए ताप पर गैस की निश्चित मात्रा दाब का मान नियत रहता है। यानी कहने का मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम ठेठ भाषा या फिर साधारण भाषा में बात करते हैं तो किसी गैस को गर्म करने के, किसी भी गैस को अगर हम गर्म करते हैं तो वह फैलता है, अगर ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। ठीक है, गर्म करते हैं तो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ता है। जैसे में कह सकते हैं साइकिल का टायर, साइकिल का टायर देखते हैं तो गर्मी में क्या होता है, अपने आप फट जाता है। मतलब हवा का जो दबाव जो है पूरी तरह से बढ़ जाता है अंदर में, प्रेशर, इसीलिए क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, यानी जो है वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये चार्ल्स का नियम हुआ। अगर हम बॉयल के नियम की बात करते हैं दोस्तों, बॉयल का नियम, बॉयल का नियम कहते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों कि तो अगर आप किसी गैस को दबाएंगे, अगर किसी गैस को आप दबाएंगे तो उसका जगह जो है कम घेरेगी, अगर दाब को घटाएंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। समझ गए, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन कम जाएगा, आयतन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। समझ गए बात को, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 की ओर। निम्न में से कौन से पीतल का घटक है, कौन सा जो है पीतल का घटक है? तो जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा पीतल का घटक है। ठीक है, कुछ मिश्र धातु के नाम लिखते हैं दोस्तों, जैसे में बेल मेटल, बेल मेटल, बेल मेटल जो है तांबा और टीन, तांबा प्लस में टीन का घटक है। ठीक है, कांसा, कांसा क्या है दोस्तों, कांसा भी तांबा और टीन का ही मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है तांबा हो जाएगा, तांबा प्लस में जस्ता और प्लस में निकेल, तांबा जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल ये किसका है बताइएगा? तांबा जस्ता और टीन का, तांबा प्लस में जस्ता और प्लस में टीन का जो है मिश्र धातु है। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 62 की ओर। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। अगर इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं दोस्तों तो इसे कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और N2O कहते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कहते हैं, जिसे हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। एक है दोस्तों NO2, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है दोस्तों, उर्वरक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 63 की ओर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। एक है दोस्तों नियोप्रीन, नियोप्रीन, और एक है दोस्तों थाइकोल, थाइकोल। ये दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, दोनों जो है संश्लेषित रबर का उदाहरण है, संश्लेषित रबर का उदाहरण है। ठीक है, दोनों जो है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगर रबर को कठोर बनाना होता है दोस्तों तो उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, उसमें कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, एक नाम और याद रखिएगा दोस्तों, ब्यूटाडाइन अस्टराइन रबर, इसका उपयोग जो है बबल गम बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 64 की ओर। रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? तो पानी का उबलना, पानी का उबलना क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना और लकड़ी का जलना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कहता है पर्णवीरता पत्ती को तने से जोड़ता है, पर्णवीरता पत्ती को तने से जोड़ता है, ये सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना जिसे पेड़ कहते हैं, गलत है दोस्तों, इसे पेड़ नहीं कहते हैं, इसे झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसे लता कहते हैं, ये भी सत्य है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? अस्कर्बिक दिया हुआ, थायमिन गलत है दोस्तों, थायमिन जो है विटामिन B1 के कमी से होता है, विटामिन B1 के थायमिन होता है। टिटनेस जो है BCG, ये भी गलत है। मलेरिया क्लोरोक्यूबिन, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो जो लवणता युक्त में उगता है पौधे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लवण मृदोद्भिद पौधा कहते हैं, लवण मृदोद्भिद पौधा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, गर्भ में भ्रूण का विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण तरंगों में से किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो पराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल एंड वायु, जल और वायु के शुद्धिकरण में भी, जल और वायु के शुद्धिकरण में अर्थात रोगाणुनाशक के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निमोनिया एक संक्रमण है जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़ा को याद रखिएगा। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र जैसे में पोलियो हो जाएगा, रेबीज और अल्जाइमर, ये तीनों जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम त्वचा की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं एक्जिमा, दाद, खाद, खुजली, ये सभी त्वचा को प्रभावित करता है। अगर हम रक्त की बात करते हैं दोस्तों, तो एनीमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ये दोनों जो है रक्त को प्रभावित करता है, ठीक है। एनीमिया, ल्यूकेमिया और मलेरिया भी कह सकते हैं, मलेरिया, ये तीनों जो है रक्त को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। एक है दोस्तों सीरोलॉजी, सीरोलॉजी का सब दोस्तों, तो सीरोलॉजी में जो है, सीरोलॉजी में रक्त के तरल भाग यानी सीरम, रक्त के तरल भाग यानी सीरम का अध्ययन होता है, सीरोलॉजी में। अगर हम ओरोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है पर्वत का अध्ययन होता है, ओरोलॉजी में, ठीक है, ओरोलॉजी में पर्वत का अध्ययन होता है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। कार्बनिक कृषि एक ऐसा कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। इसरो निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की बात करें दोस्तों, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन बी संतरा, ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों संतरा में विटामिन सी होता है, लेकिन संतरा के कुछ भाग जो है विटामिन B1 भी प्राप्त होता है संतरा से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। विटामिन डी कॉड लिवर तेल में सही है दोस्तों, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में, ठीक है। तो ये संतरा में संदेह था दोस्तों, तो संतरा में विटामिन बी भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि के रूप में कौन आएगा दोस्तों? तो एक आ जाएगा सल्फागुआडीन, एक आ जाएगा क्लोरोम्फेनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो जीके का सेक्शन तो समाप्त हो गया है दोस्तों। इसके बाद देखिएगा मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है। तो जीके का सेक्शन समाप्त हो चुका है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 से, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है।
यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 84 गुना हो तो एक संख्या अगर 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कहता है महत्तम समावर्तक जो है लघुत्तम समावर्तक का योगफल 680 है। महत्तम समावर्तक यानी LCM और HCF, ठीक है, LCM प्लस HCF यानी L प्लस H का योगफल कितना है दोस्तों, 680 है। ठीक है, कहता है LCM के बारे में कह रहा है दोस्तों, HCF का 84 गुना है। LCM बराबर क्या होगा, HCF गुना में 84 हो जाएगा। अगर यह L के मान यहाँ पुट कर देते हैं दोस्तों तो कैसा रहेगा, ठीक है, तो L के जगह पर 84H कर दीजिएगा, तो 84H प्लस में H बराबर में 680। यहाँ से H के मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों, 85H बराबर 680, H के मान निकल जाएगा 17 × 85, 17 × 68 और 5 × 40, यानी यहाँ पर H का मान निकल गया दोस्तों 8। H का मान कितना निकल गया, 8। अगर H का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो 8 गुना 84 करते हैं दोस्तों, तो 8 × 32 के 2 और 8 × 64 और 3 67। ठीक है, तो LCM का मान कितना निकल गया, देख रहे हैं 672। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पहली संख्या 56 है दोस्तों, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुना में सेकेंड संख्या होता है। LCM के मान आ गया 672 गुना HCF के मान आ गया दोस्तों 8 और पहला संख्या का मान दिया हुआ 56 गुने दूसरा संख्या। ठीक है, यहाँ से आप हल कर लीजिएगा दोस्तों, 8 × 7 = 56 और 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 77 की ओर। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं के महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो जो 120 को नहीं काट पा रहा है पूरी तरह, 8 से 120 कट रहा है, 15 × 8 = 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, 35 से 120 पूरी नहीं कट रहा है दोस्तों, तो इसका जो है महत्तम समावर्तक 35 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 की ओर। log 75/16 - 2 log 5/9 और प्लस में दिया हुआ है log 32/243। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 2 log, तो 2 कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा 2। ठीक है, तो पावर में आने के बाद क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 25/81 लिख सकते हैं। समझ गए बात को दोस्तों। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस है, जब माइनस में होता है दोस्तों तो हम लोग डिवाइड करते हैं, जब प्लस में होता है तो गुना करते हैं, तो कर दीजिए। ठीक है, log 75/16, 75/16, समझ गए। यहाँ डिवाइड करना है क्योंकि माइनस में है, कितना हो जाएगा 25/81। इसको हम इस रूप में लिखे हैं ना, 25/81। ठीक है, और ये जो गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों 32/243, क्योंकि यहाँ प्लस में है 32/243। इसको थोड़ा सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो कितना करते हैं गुना में 81/200, 81/25, सॉरी दोस्तों 81/25। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। 81 × 243, 16 दूनी 32, 25 × 75, 3 से 3 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, log 1 बच गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 की 2 दोस्तों, log 2 बताया दोस्तों, सॉरी log 2 बच गया। यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, तो log 2 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आते हैं। कहता एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। ठीक है, एक व्यक्ति को कहता कुल धन को x मान लेते हैं, तो x का 3/8 भाग मिला। उसके साझेदार को शेष का जो है 3/8 भाग मिला। अच्छा, शेष कितना बच गया दोस्तों, तो यहाँ से हम शेष निकालते हैं, तो शेष बच गया कितना, 1 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5x/8 जो है शेष बच जाएगा इसको। ठीक है, और इसका जो है 3/8 मिलता है, तो शेष का जो है 3/8 यानी 5x/8 गुना में 3/8 हो जाएगा, इतना मिला। कहता यदि दोनों भागों का अंतर जो है 36 है, पहला भाग इतना है दोस्तों और दूसरा भाग इतना है, इसको थोड़ा हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों भाग यानी 3x/8 माइनस में 5 × 15x बटा में 8 × 8 = 64 का मान हो जाएगा 36। क्या x का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से x के मान आप तो खुद निकाल लीजिएगा दोस्तों। गुना में 8 करते हैं, गुना में 8, 8 या 24 और 15, 9 24 हो जाएगा, तो 9x बटा में 64 बराबर 36, 9 चौका 36 और 64 चौका ना 4 चौका 16, 6 1 2 6 आ रहा है दोस्तों, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 256। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 80 की ओर। कहता है सुधीर A तथा B प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाता है। कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 1100 रुपया। ए प्रकार के चावल का दाम 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, बी प्रकार के चावल का दाम 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो कहता है दोनों प्रकार के चावल का अनुपात कितना हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिएगा कि ए प्रकार के चावल जो है 1 किलोग्राम है,
तो बी प्रकार के चावल कितना हो जाएगा, टोटल 100 केजी है तो 100 माइनस x किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्रकार के चावल का दाम दिया हुआ है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब बी प्रकार के चावल का दाम दिया हुआ है 5 रुपये प्रति किलोग्राम। गुना कर दीजिए तो 10x प्लस में 5 इंटू 100 माइनस में x बराबर में 1100 में बेचा है दोस्तों, जिसमें 300 का प्रॉफिट, मतलब 800 इसका जो है लागत मूल्य हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो 5x और प्लस में 500 हो जाएगा बराबर में 800। 5x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 300, x का मान हो जाएगा 60, x का मान कितना हो जाएगा 60, x का मान ये जो x का मान जो है यहाँ पर पुट कर दें कितना होगा दोस्तों, तो y का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा, y नहीं दोस्तों b का मान निकल जाएगा। 100 में से 60 गया 40। ठीक है, तो a का मान x माना हुआ है, b का 40 निकल गया। दोनों का रेशियो निकालेंगे दोस्तों 60 रेशियो 40, 20 दिया 60, 20 दूना 40, 3 रेशियो 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 81 की ओर चलते हैं। कहता है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:5 होता है। तो कहता है सुमी की वर्तमान आयु कितना है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है। जो कहता है एक विक्की है दोस्तों, एक क्या है विक्की है, विक्की एक है सुमी है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष प्लस हो गया। ठीक है, 11:15 होता है, 11:15। कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों रेशियो को जो है बराबर कर दीजिए। अंतर कितना हो रहा है 4 का अंतर, तो ऊपर 4 से गुना कर दीजिएगा, तो गुना में 4 गुना में 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर सेम हो गया, देख रहे हैं 8 3 11 और 12 3 15, अंतर सेम हो गया। तो यहाँ पर 12 साल बाद दिया हुआ, अंतर सेम है, 3 का अंतर है, मतलब यहाँ 3 साल बाद। किसका निकालना है, सुमी का। तो सुमी का आयु कितना है दोस्तों 12 हो गया, तो सुमी का आयु 12 हो गया। ठीक है, 3 चौका 12, 12 चौका 48, 48 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या कर रहा है दोस्तों, राजू एक काम को 20 दिन में करता है, राम उसी काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर काम करे तो कितना, नहीं इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। 1/20 प्लस 1/30 कर दीजिएगा, इसका हल कीजिएगा तो 12 × 60, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में करता है, श्याम अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो सुधीर कई दिन में करेगा। दोनों के लिए घटा दीजिए, 1/12 माइनस 1/30 हो जाएगा, 12 × 60, 30 दूना 12 × 60, 30 दूना 60, मतलब 3 बटा में हो जाएगा 60, 20 तिया 60, मतलब 20 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 84 की ओर। कहता है 1000 लड़के और 700 लड़कियां हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं दोस्तों। तो 42% जो है पास होते हैं, तो फेल कितना होगा, तो फेल हो जाएगा 58%, 58% फेल हो गया। 36% लड़कियां पास, फेल कितना हुआ, तो फेल हो जाएगा 64%। ठीक है, तो दोनों को निकाल दीजिएगा, एक का 58%, एक का 64% निकालिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा। तो हम लोग फेल वाले निकाल रहे हैं, फेल कितना हुआ दोस्तों, तो 1100 का 58, 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 5 1 6, 638 हो जाएगा, लड़का फेल हो जाएगा। ठीक है, ये बॉय फेल हो गया। गर्ल का फेल निकालते हैं, गर्ल का फेल निकालते हैं, तो 64 का 7 कितना होगा दोस्तों, 7 चौका 28 और 7 छक 42 और 2 44, 7 चौका 28 और 7 छक 42 और 2 44, इतना हो गया दोस्तों। अब फेल टोटल फेल निकालिएगा, तो 8 8 16, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 3 7 1 8, 6 4 10, 1086 फेल हुआ टोटल दोस्तों। टोटल फेल हुआ 1086 और गुना 100 और बटा में टोटल कितना है दोस्तों, 11 7 1800, 11 7 1800, 00 से 00 गया। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कितना से कटेगा, बता सकते हैं, 18 6 का टोटल से, यानी लगभग 60 आ रहा है, 60 से कुछ बेसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 की ओर। तो दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों, अच्छा सेम क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 84 और 85 दोनों सेम है, तो आशा करते हैं ये भी बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल जो है मान और वैल्यू का अंतर दिया हुआ, बाकी कोई अंतर नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, तो 3 अनुपस्थित है, तो परजेंट कितना होगा दोस्तों, पी से परजेंट हो जाएगा, 38 में से 3 गया 35 हो जाएगा। शेष का 20% गृह कार्य नहीं किया, जो शेष है यानी 35 का 20% गृह कार्य नहीं किया। ठीक है, अच्छा तो काम कितना किया, 20% नहीं किया, मतलब काम कितना किया, तो काम किया है 80%, 100 में से 20 गया, यानी 35 का जो है 80% काम किया है, बस हो गया।
कितना होगा दोस्तों, 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, अब 8 के 24, 8 से 24 4 28, यानी 28 व्यक्ति जो है काम किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 आते हैं दोस्तों। जब तक फास्ट हम लोग नहीं बनाएंगे दोस्तों, जब तक वहाँ जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, इसलिए फास्ट बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो आप लोग भी फास्ट बनाइए। दो व्यक्तियों का आयु 4:7 है। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु से 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, इसको 4x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए। समझ गए, कहता है एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, मतलब 7x माइनस 4x बराबर 30 वर्ष हो गया। तो 3x का मान कितना होगा, 30 वर्ष, x का मान 10 हो गया। कहता उसकी आयु का योग कितना होगा, 7 और 4, 7 4 कितना होगा दोस्तों, 11, तो गुना में 11 कर दीजिए। तो 11 है के होटल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 88 की ओर। 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से जो है, और 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, 12 वस्तु 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदा गया। अच्छा, औसत मूल्य निकालते, कुल गुना कर दीजिएगा दोस्तों, इसको कुछ करना नहीं है। ठीक है, देखिएगा 13 गुने 70 कर दीजिएगा, 13 गुने 70, और प्लस में 15 गुने 60, 15 गुने में 60 हो जाएगा, प्लस में 12 गुने 65, 12 गुने 65, बटा में टोटल वस्तु कितना हुआ, यहाँ 13 वस्तु, यहाँ 15 वस्तु, 15 13 28, और 28 और 12 40, 40 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते समझ में आ जाएगा। इधर 0 से कट रहा है, 0 0 0 कट रहा है। अब क्या रहा दोस्तों, 13 7 91, प्लस में 15 6 90, 12 6 72, और बटा में 4 बच गया। क्या हल कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 64.75 रुपया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 89 की ओर। 1 रुपये में 3 के हिसाब से टॉफी खरीदी गई है। 1 रुपये में 3 टॉफी, 1 रुपया में 3 टॉफी है दोस्तों। तो बताइए एक टॉफी के दाम कितना हो जाएगा, एक टॉफी के दाम 1/3 रुपया हो जाएगा, 1/3 रुपया हो जाएगा। 50% लाभ लेना हमको है, तो 50% लाभ का अर्थ कितना हुआ, 150, 100 प्लस 50 150, यानी 150 बटा में 100 से गुना कर दीजिएगा। कितना, 50 दूना 100, 50 या 150, 2 से 2, यानी 1/2। मतलब जो है बेचेंगे तो 1 रुपया में 2 टॉफी बेचेंगे। ठीक है, 1 रुपया में देखिए, 1 रुपया में 3 खरीदे थे, अब बेचना 1 रुपया में 2 टॉफी, तब हमको 50% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 90 की ओर चलते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट। 1 किलोग्राम देना था लेकिन दिया 900 ग्राम, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ग्राम। ठीक है, किस पर प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 900 ग्राम पर। तो 100 गुने 100 बटा में कितना हो जाएगा, 900 ग्राम। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बताइएगा, 11 होल 1/9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, 91 का आप लोग हल कर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके इसको हल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ, यानी x प्लस बाई का योग दिया हुआ 42, x और गुणनफल दिया हुआ, यानी x इंटू बाई का मान दिया हुआ है 437। क्या यहाँ से x माइनस बाई का मान निकल जाएगा, तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर, और माइनस में 4x बाई। ठीक है, माइनस में क्या होता है, 4x बाई कर सकते हैं। x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का मान 42, अब 42 का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 इंटू x बाई का मान 437 हो जाएगा। क्या अब यहाँ से अब देखिए स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी x माइनस बाई का मान कुछ हो जाएगा, इसको रूट कर दीजिएगा। क्या इसको हल आप कर सकते हैं कि नहीं होगा, इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, x माइनस बाई का मान जो मान निकलेगा वही तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 93 की ओर बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उसके वर्गों के अंतर 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो योगफल कितना हो जाएगा। अच्छा, वर्गों का योगफल दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्गों का योगफल मतलब x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 100, उसके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 28। अब यहाँ से क्या x स्क्वायर बाई स्क्वायर के मान आप निकाल सकते हैं। ये देखिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गया था, 2x स्क्वायर का मान कितना हुआ दोस्तों, 128 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर के मान कितना हो दोस्तों, 64, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर का मान जो है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, x स्क्वायर के मान यहाँ पर धरते हैं दोस्तों, तो 64 अब प्लस में बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो बाई का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, बाई का मान 6 हो जाएगा। बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, समझ गए ना। तो x के मान 8, बाई का मान 6, योगफल निकाले करता है दोस्तों, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 94 की ओर, इकाई एक निकालना है, तो इसमें क्या है दोस्तों, कल इकाई से गुना कर दो, 4 गुने 8
कितना होगा 8 चौका 32, इकाई अंक 2 हो गया। तो 2 गुने 7, 7 दूनी 14 हो गया, इकाई अंक 4 हो गया। और 4 गुने 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इकाई अंक कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 95 की ओर। इकाई अंक फिर निकालना है दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं करना। इसमें जो है 4 से भाग कर दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा बताइएगा। तो इसमें जब 4 से भाग करेंगे, 753 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमें आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये जो 7 दिख रहा है दोस्त, 7 पावर 1 कर दीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 96 की ओर। समझ गए। कुछ आकृति दिया हुआ, इसका मान 30 डिग्री है, इसका 45 डिग्री, इसका 55 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मान निकालना है, यहाँ पर x दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें करना क्या है, इसको बीच से जो है एक रेखा खींचते हैं, बीच से जो है एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर हम ई कर देते हैं दोस्तों, समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम x मान लेते हैं, यहाँ पर हम y मान लेते हैं, मतलब इस एंगल को x मान लिए, इस एंगल को हम y मान लिए। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को जो है हम k मान लेते हैं, और इस एंगल को जो है इस एंगल को जो है हम k1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक एंगल बन रहा है दोस्तों। कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पर ए, देखिए यहाँ पर ए दिखा, यानी CDE। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। ट्रायंगल कौन है, जरा देखते हैं। ट्रायंगल हम देखते हैं पहले, ये देखिए ट्रायंगल है, दिखा। ये इसका बाह्य एंगल बन गया। आप जानते हैं दोस्तों कि बाहर का जो एंगल होता है, अंदर दूरस्थ एंगल के योगफल होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो बाहर का एंगल होता है, ये अंदर दूर वाला एंगल के योगफल होता है। अगर ये 40 रहा, ये 30 रहा, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये दोनों का योगफल यहाँ होता है। तो बताइए के का मान कितना हो जाएगा, ये के का मान निकालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, ठीक है, दूर का योगफल, यानी के का मान हो गया 30 प्लस में x हो जाएगा। आशा करते समझ आ रहा है। अब नीचे वाला उससे ही आते हैं दोस्तों। देखिए एक एंगल और बन रहा है। एक एंगल कौन बन रहा है दोस्तों, एक एंगल देखिए ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, एगो यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए बाहर का एंगल कौन हो गया, ये वाला बाहर का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये k1 बराबर क्या हो जाएगा, k1 बराबर 45 प्लस में 22 हो जाएगा, 45 प्लस में 22 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, k प्लस में k1 बराबर 30 प्लस में x प्लस में 45 प्लस में 22। जोड़िएगा दोस्तों, k प्लस में k1 बराबर में 30 15 30 45 75 प्लस में x प्लस में 22। देखिए तो x प्लस 22 का मान कहीं दिया हो दोस्तों, इधर देखिए x इधर 22, ये दोनों का मान मिला करके दिया हुआ है यहाँ पर 55, ठीक है, 55 दिया हुआ है। अभी मिटाएंगे दोस्तों, देखिएगा, देखिए मिटाते हैं थोड़ा सा, दिखा 55 है कि नहीं। तो यहाँ पर 55 दिया होता है, x प्लस 22 का मान कितना हो जाएगा 55। समझ गए, x प्लस 22 का मान 55, तो 75 प्लस में 55 कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 130। k प्लस k1, k प्लस में इधर k है, इधर k1, दोनों का योगफल करेंगे तो यही तो एंगल x है ना, यही तो एंगल x है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 97 की ओर। कहता है किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से उतना ही कमी होती है। किसी संख्या को जो है हम लोग x मान लेते हैं, किसी संख्या को x मान लेते हैं, इसको आधा करते हैं दोस्तों, इसको आधा करते हैं मतलब x/2 हो जाएगा। कितना, उसमें जो 100 से उतना ही कमी होगा, यानी 100 से कमी होगा, 100 से कमी कर दिए, बराबर जितनी की उस संख्या को 100 से अधिक का आधा है, उस संख्या को 100 से अधिक, यानी पहले उस संख्या को 100 से अधिक कर देंगे, ठीक है, x - 100, सॉरी दोस्तों, x - 100 को आधा कर देंगे। अब इसका तो हल आप कर लीजिएगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो x का मान इन दोनों को हल करके आप निकालिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। कहता एक कार अपनी वास्तविक चाल का 5/7 की चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार का वास्तविक चाल क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग दोस्तों इसको कन्वर्ट करते हैं 1 घंटा, 1 घंटा को लिखते हैं 1 घंटा, पहले कुल को घंटा में कन्वर्ट करते हैं। 40 मिनट को लिखते हैं 40/60, 40/60 हो जाएगा। और 48 को लिखते हैं दोस्तों 48, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में कन्वर्ट। ठीक है, तो बर चौका 48, 12 × 60, इधर 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना होगा 20 दूना 40 और 20 तिया 60 होगा। इसमें क्या होगा 1 + 2/3 और प्लस में कितना होगा दोस्तों 1/75 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हैं, इसको हम हल करते हैं दोस्तों, 25 से गुना करते हैं, ऊपर ही 25 से गुना करते हैं। ठीक है, ये हम बेस को बराबर करने के लिए किए दोस्तों हम, ठीक है, और कोई बात है नहीं। तो 25 दूना 50 और 1 51, 1 + 51 बटा में 75 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको जोड़िएगा, 5 1 6 7 5 12, 126 बटा में 75 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइम, क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया टाइम का वैल्यू हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, इधर करते हैं, दूरी का मान दिया हो दोस्तों, डिस्टेंस का मान दिया हुआ है, डिस्टेंस का मान दिया हुआ, इधर जो है स्पीड का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस अब बटा में स्पीड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। टाइम का मान आ गया 126 अब बटा में 126 बटा में 75 बराबर डिस्टेंस का मान आ गया दोस्तों 42 किलोमीटर, और स्पीड का मान कितना 5/7, ठीक है। हम स्पीड को x मान सकते हैं दोस्तों, वास्तविक चाल को हम x मान लेते हैं, तो इसका चाल कितना हो जाएगा 5x बटा 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x बटा में 7 कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 ऊपर ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है, 7 ऊपर लेकर चल गए। अब इसको हल कर दीजिए, शायद ये 7 42 से कट रहा है दोस्तों, 42 तिया 226, है कि नहीं। 3 से कट रहा है 25 तिया 75, 5 से कट रहा है दोस्तों 5 25, x का मान कितना हो रहा है 7 5, x बराबर 7 5 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 99 की ओर, थोड़ा घुचुर पुचुर हो गया इसमें, ठीक है। 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 24 रुपये में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, बड़ा भारी चीज नहीं है, 40 रुपया में 45 आम, यानी 45 आम का दाम दिया हुआ है 40 रुपया, 40 रुपया। तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, एक आम का दाम हो जाएगा 40 बटा में 45 रुपया, 5 × 40 अब 5 नमा 45, यानी 8/9 रुपया हो गया एक आम का दाम, समझ गए। अब इसमें कहता है दोस्तों 20% की हानि होता है, जब 8/9 में जो है इसको बेचता है तो 20% की हानि होता है। 20% का हानि मतलब कितना हो दोस्तों 80, 20% हानि का 80 गुना में 100 कर दीजिएगा, 8 दहे के 80, 10 दहे के 100, यानी कितना आ जाएगा 10/9 रुपया जो है इसका CP आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप कहता है इसको 20% लाभ पर बेचना है, ठीक है। तो ये 10/9 को जो है, ये 10/9 को 20% लाभ पर बेचिएगा, मतलब 120 बटा में 100 से गुना कर देंगे, 20 × 20 से 20 × 25 100, ठीक है। 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 × 2 = 10, यानी कितना होगा दोस्तों 6 दूनी 12 बटा में 9, 12/9 क्या हो गया दोस्तों, ये जो है SP निकल गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि 12 रुपया में 9 आम बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 रुपया में 9 आम बेच रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब लिख रहे हैं केवल दोस्तों 12 रुपया में जो है 9 आम बेच रहा है, 9 आम बेच रहा है, ठीक है। तब 20% का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है 24 रुपया, तो यहाँ 2 से गुना कर दे हम, तो 24 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 24 रुपया में कितना बेच रहा है दोस्तों 18 आम बेच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 100 की ओर। कहता 4 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2210 रुपया का देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। कितना वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष कितना भुगतान करना होगा, मतलब ये जो है किस्त वाला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। इसमें 4 वर्ष है दोस्तों, तो आप जानते हैं प्रत्येक किस्त का वैल्यू जो है समान होता है। ये जो 4 वर्ष है मतलब 4 किस्त चलेगा। तो पहला किस्त 100, दूसरा किस्त भी 100, तीसरा किस्त भी 100, चौथा किस्त भी 100 मान लिए, ठीक है। पहला किस्त में जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको मालूम होगा, कुछ नहीं इंटरेस्ट होगा। दूसरा में कितना इंटरेस्ट आएगा दोस्तों 7%। तीसरा वर्ष में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 हो जाएगा, परसेंट नहीं दोस्तों, ठीक है। 7 रुपया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 14 रुपया, तीसरा वर्ष में हो जाएगा 21 रुपया इंटरेस्ट। टोटल को जोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल के जोड़ने पर कितना होगा दोस्तों देखिएगा, 21 दूना 42, यानी 442 रुपया, 442। टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 442, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2210, ठीक है। तो 2210 अब बटा में 442 हो जाएगा, 442। प्रत्येक किस्त पूछ रहा था नहीं, तो प्रत्येक किस्त कितना कितना माने 100 माने, तो 100 से गुना कर दीजिएगा इसको 2 से कट रहा है, 2 × 5 = 10, मतलब कितना प्रत्येक किस्त होगा 500 रुपया का प्रत्येक किस्त होगा, ठीक है, 500 रुपया का। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 101 की ओर। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों देखिएगा, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहा है, यानी 5 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 34। तो इसमें देखिए दोस्तों किसमें स्क्वायर करके जुट रहा है बताइएगा। तो 7 के स्क्वायर कीजिएगा प्लस में 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 113 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 2 की ओर। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों बताइएगा। इसमें पर इन दोनों से गुना कीजिए, ठीक है।
11 गुने 8 कितना होगा दोस्तों? 11 गुने 8 88, तो 88 आपको 4 से गुना कीजिएगा नहीं तो 352 आएगा। ठीक है, 15 गुना 6 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 गुना 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 360 आएगा। अब इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, 16 पचे 80, 16 गुने 5 करेंगे तो 80, अब 80 गुने 4 करेंगे तो 320 आ जाएगा। 320 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103 दोस्तों, इसमें दोनों को गुना किया हुआ ऐसा लग रहा है ना, गुना किया हुआ है, 13 8 74 से गुना किया हो दोस्तों, तो 15 7 75 से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 104 की ओर, ये तो डायग्राम दिया हुआ है ना। कहता है कोई कप बुक नहीं है, कोई कप जो है बुक नहीं है, बुक नहीं है, बुक नहीं है। कहता एप्पल एक कप है। ठीक है, एप्पल जो है यहाँ पर हम ए से एप्पल दर्शाते हैं दोस्तों, एप्पल क्या है? कप के अंतर्गत है। ठीक है, तो कहता एप्पल कोई बुक नहीं है, एप्पल जो है कोई बुक नहीं, बिल्कुल सही है। जब कप कोई बुक नहीं है तो कप के अंतर्गत ही एप्पल है, तो एप्पल बुक नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। एप्पल एक बुक हो भी सकता है या फिर नहीं भी, ये गलत है दोस्तों, एकदम बुक नहीं है, ये कंफर्म है। तो एक केवल एक जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, सभी कागज स्टेशनरी है, सभी कागज जो है, सभी कागज क्या है दोस्तों? स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, स्टेशनरी, एक सेकेंड दोस्तों, सभी कागज जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आता है ना, स्टेशनरी के अंतर्गत आ रहा है। कहता है कुछ कागज पुस्तक है, कुछ कागज जो है पुस्तक है, कुछ कागज क्या है? पुस्तक है, समझ गए? तो कहता है कुछ स्टेशनरी कागज है, कुछ स्टेशनरी कागज है, बिल्कुल कागज है, एक सही हो जाएगा। कोई भी स्टेशनरी कागज नहीं है, ये गलत है, कागज तो है। कोई भी पुस्तक स्टेशनरी नहीं है, कोई भी पुस्तक स्टेशनरी नहीं है, बिल्कुल है, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। कुछ पुस्तक कागज है, कुछ पुस्तक कागज है, बिल्कुल कागज है, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 106 अभी ऊपर ही था दोस्तों, तो इसी तरह का सेम टू सेम है, तो इसको आप हल कीजिएगा। ठीक है, 106 में क्या होगा, आइए देख लेते हैं दोस्तों। कहता कोई एप्पल बुक नहीं है, कोई एप्पल जो है बुक नहीं है, बुक नहीं है। सभी एप्पल कप है, सभी एप्पल जो है कप के अंतर्गत है, सभी एप्पल क्या है? कप के अंतर्गत है, सभी एप्पल कप है। तो कहता सभी एप्पल बुक है, सभी एप्पल जो है बुक है, एकदम नहीं, कहाँ से बुक होगा, ये तो गलत हो गया। कहता एप्पल एक बुक हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, एप्पल जो है कभी बुक है ये नहीं है, तो फिर हो भी सकता है, कैसे होगा? गलत है, ये भी गलत है। तो ना ही एक अनुसरण करता है ना ही 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, ब्लड रिलेशन दिया हुआ दोस्तों, देखिएगा। कहता मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, मुकेश की बहन, ठीक है, मुकेश, एम से मुकेश दे दोस्तों, आओ कुछ मिलता नहीं, मुकेश, एम यू से मुकेश करते हैं। मुकेश का बहन हम एक्स मान लेते हैं दोस्तों, एक्स जो है ये रमेश का पत्नी है, रमेश का जो है पत्नी है, यानी ये पति पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा। समझ गए बात को? अब कहता है रमेश जो है रानी का इकलौता भाई है, रमेश कौन है दोस्तों? ये रानी का इकलौता भाई है, ये रमेश जो है रानी का जो है इकलौता भाई है, मतलब ब्रदर है। ठीक है, अच्छा मुकेश के बहन था दोस्तों, सिस्टर हम छोड़ दिए लिखना, समझ गए बात को? अब अच्छा लास्ट में थोड़ा देखते हैं दोस्तों। कहता है रोनित का मुकेश से क्या संबंध है? रोनित का मुकेश, यहाँ पर मुकेश तो है, रोनित नहीं दिख रहा है अभी तक, रोनित को दिखाते हैं, कहाँ रोनित है दोस्तों, देखिएगा। कहता रमेश के पिता मधुर है, ये जो रमेश दिया हुआ दोस्तों, रमेश, ये रमेश का पिता फादर जो है मधुर है, MADHUR, मधुर है। ठीक है, और कहता है शीतल जो है रमेश की दादी है। शीतल कौन है दोस्तों? रमेश की दादी है, रमेश की दादी है, दादी शीतल, SITAL, माइनस में हो जाएगा। रेमा जो है शीतल की बहू है, रेमा कौन है दोस्तों? रेमा कर देते हैं, रेमा, REMA, रेमा जो है ये शीतल का बहू है। ठीक है, अब कहता है रोनित जो है रानी का भाई है, रोनित कौन है दोस्तों? रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई का बेटा मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये राम का बेटा हो जाए, राम ने दोस्तों रमेश का बेटा। ठीक है, ये रमेश दिया हुआ है, RAMESH, ठीक है, रमेश का बेटा, रानी का भाई का बेटा, तो रानी का भाई तो ही है, इसका बेटा कौन हो जाएगा? रोनित, ठीक है, बेटा। अच्छा ए प्लस में बेटा हो गया दोस्तों, इसका बेटा मतलब इसका भी बेटा, क्योंकि दोनों क्या है? पति पत्नी है, तो मतलब इसका भी बेटा क्या हो जाएगा? रोनित। तो मुकेश का जो है या तो भांजा होगा या तो फिर भतीजा कर सकते हैं, तो भांजा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भतीजा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा दोस्तों,
ये भी सही है, ब्लड रिलेशन है। आशा करते हैं बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, 108 के छोड़ते हैं, 108 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 110 की ओर। कहता है संबंध को दिया हुआ कोडवर्ड में इतना। ठीक है, संबंध को देखे तो एस का जो है कितना, एस का वैल्यू होता है 19। 19 में 9 प्लस 1 जोड़िएगा दोस्तों, 9 प्लस में 1 कितना होगा 10। ठीक है, 10 का जो है अगर स्थानीय मान निकालते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 को 1 प्लस 0 करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। ओ का होता है दोस्तों 15, ओ का होता है 15, समझ गए। अब 15 5 1 6, 5 1 6, इसका स्थानीय मान 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर देखिए एम दिया हो दोस्तों, एम का होता है दोस्तों 13। ठीक है, 13 में 1 और 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों 4। स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिए 4 है, समझ गए। ई का होता है दोस्तों स्थानीय मान, ई का तो 5 ही होता है, तो ई का तो 5 ही रहेगा क्योंकि एक ही अक्षर में है। आइए, यानी सब जो है वो सही किया हुआ है। ठीक है, एन का होता है दोस्तों 14, एन का होता है 14, तो 4 प्लस 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 देखिए सब में, केवल इधर 1 कट गया है। ठीक है, आगे अच्छा लास्ट में देखते हैं। तो लास्ट में आर का क्या होता है, लास्ट में आर का 18, अब 8 प्लस 1 क्या होगा 9। 9 देखिए यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर है, ये सी नंबर कट गया। ठीक है, और इसमें 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ, देख रहे हैं यहाँ पर एक ए में 4 दिया हुआ, ए में 5 दिया हुआ है। तो इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 एम में आते हैं दोस्तों। तो एम के क्या होता है दोस्तों, एम का 13 होता है, एम का 13, तो 13 1 4, 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 111 की ओर। क्या दिया हुआ बताइएगा 111 में दोस्तों। इसमें क्या किया गया है दोस्तों, 16, ये देख रहा है 16 दोस्तों। 16 में जो है घटाइएगा, 14 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 7। 14 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, समझ गए बात को। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 16 में से 7 गया 9 7 16, समझ गए, 9 7 16। अब यहाँ ये 14 दिख रहा है दोस्तों, आपको 14 दिख रहा है, तो 14 को 4 गुने 1 कीजिएगा, 4 गुने 1 कीजिएगा, कितना होगा दोस्तों 4। इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 4 13। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा दोस्तों 21, पहले 21 पकड़िएगा। अब बाकी जो है ये 12 को जो है 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 6। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, तो इसमें 6 घटा दीजिएगा, समझ गए। इधर देखिए 12 को जो है अंकों के गुना कर दीजिएगा, तो 2 गुना ये कितना होगा 2, तो प्लस में 2 कर दीजिएगा, समझ गए। तो 21 में से 6 गया, कितना बचेगा 15, आप प्लस में 2 करेंगे तो 17 आ रहा है, देखिए। तो उसी तरह यहाँ भी कर दीजिएगा, समझ गए बात को। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और माइनस में 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और प्लस में से 18 को 8 गुना 1 कीजिएगा ने तो कितना होगा 8, हो गया खत्म कहानी। कितना होगा दोस्तों, माइनस में 3 और प्लस में 8 बराबर में 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। थोड़ा सा लेवल इसका हार्ड था दोस्तों, ठीक है, और कुछ है नहीं, लेवल थोड़ा हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा। ब्लू का अपोजिट कहता है, तो रेड का अपोजिट हो जाएगा पिंक, ग्रीन का अपोजिट हो जाएगा व्हाइट, और ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैक, तो ब्लैक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। कहता है एम का विपरीत लिखना है। एम का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एम का विपरीत आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, टी और टी दोनों सेम मिल रहा है, इसको क्लॉकवाइज केवल घुमा दीजिए दोनों को, तो टी हो जाएगा टी एम, उसके बाद एस, तो टी एम एस, टी आर पी, ठीक है, तो टी आर पी। कहता है एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट क्या आ रहा है दोस्तों आर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 की ओर, ठीक है। कहता है बिंदु ए बी से जो है 35 मीटर पूरब है। बिंदु ए जो है, बिंदु ए बी से 35 मीटर पूरब है, बी से 35 मीटर पूरब की ओर है बिंदु ए, ये हो जाएगा 35 मीटर। कहता है बिंदु सी ए से 48 मीटर उत्तर है, ए से 48 मीटर उत्तर हो जाएगा, बिंदु सी ए हो गया 48 मीटर। बिंदु डी सी से 23 मीटर पूरब है, बिंदु डी सी से जो है 23 मीटर पूरब है, 23 मीटर पूरब हो जाएगा, बिंदु डी हो जाएगा, ठीक है। कहता है फिर बिंदु डी ई से 14 मीटर उत्तर है, बिंदु डी जो है ई से जो है 14 मीटर उत्तर की ओर है, 14 मीटर, समझ गए बात को। कहता है बिंदु ई एफ से 48 मीटर पूरब है, एफ से, यहां पर हम एफ लेते हैं दोस्तों,
से यहाँ पर सी था, हाँ बिंदु ए एफ से जो 48 मीटर पूरब में है, तो एफ यहाँ हो जाएगा 48 मीटर जो है पूरब में हो जाएगा बिंदु ई, ये हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है 48 मीटर हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कहता है बिंदु ए जो है एफ से किस दिशा में है, बिंदु ए जो है बिंदु ए एफ से जो किस दिशा में बताइए तो है, तो बिंदु ए से एफ जो है उत्तर और पश्चिम की ओर है, उत्तर और पश्चिम की ओर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 की ओर, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा इसमें लगता है 2 जोड़ रहा है, प्लस में 2 हो जाएगा, और 15 में 3 जोड़ रहा है दोस्तों, प्लस में 3 हो जाएगा। अगला में देखिएगा दोस्तों इधर आई 9 और 9 में जो है 4 जोड़ रहा है, 9 प्लस 4 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल में जो है 12 5 17 प्लस में 5, यानी पहला में 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, 2 3 4 5 जोड़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो बैठा दीजिए इसको, तो 13 में 2 जोड़िएगा तो 15 का हो जाएगा ओ, एक में जो है एक में प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा डी, 9 में 4 जोड़िएगा तो 13 कितना हो जाएगा दोस्तों एम, 12 में जो है 5 जोड़िएगा 17 का हो जाएगा क्यू, ओ डी एम क्यू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 16 की ओर। इसमें भी लगता है सेम टू सेम है दोस्तों, आर के बाद एस हो रहा है, यानी प्लस में 1 किया हुआ है, ए के बाद सी किया हुआ है, यानी प्लस में 2 किया हुआ है, यहाँ 20 इधर 23 दिया हुआ है, प्लस में 3 किया हुआ है, फिर 5 और 4 9 प्लस में 4 किया हुआ है, यानी 1 2 3 4 जोड़ रहा है दोस्तों, पहला में 1 जोड़ा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4 जोड़ दिया, तो पहला में 1 जोड़िए, ओ के बाद क्या होगा दोस्तों पी, इधर पी में 2 जोड़ना है तो 16 2 18 मतलब आर हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ना है दोस्तों तो 5 5 3 8 होता है एच का, ठीक है। इसमें 4 जोड़ना है तो 14 4 18 होता है आर के, पी आर एच आर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 की ओर। 17 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा इसमें देखिए दोस्तों 2 जोड़ रहा है, 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। 18 में प्लस 2 जोड़ रहे हैं दोस्तों 20 हो रहा है, ए में जो है ए में देखिएगा 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर आई का जो आई जो है सेम टू सेम लिख दिया, यानी बीच वाला जो भाग है सेम कर दिया, ठीक है, जो बीच में भाग रहेगा वो सेम हो जाएगा। अब देखिए बीच के भाग के बाद देखिएगा दोस्तों ये एन का होता है 14 में जो है 3 जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है दोस्तों 17, क्यू आ गया। 5 में जो है 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी यू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यानी बीच का इधर पार्ट जो है प्लस 2 जोड़ रहा है, और बीच का इधर पार्ट जो है प्लस में 3 जोड़ रहा है, बीच का जो है लेफ्ट पार्ट 2 और राइट पार्ट 3 जोड़ रहा है, तो इसका बीच कौन हो रहा है दोस्तों आई हम लिख देते हैं पहले। आई का इधर अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो प्लस में 3 जोड़ेंगे, तो डी में अगर 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 3 7, 7 किसका आएगा बताइएगा दोस्तों, 4 3 7, तो 7 किसका आएगा, 3 जोड़ रहे हैं ना, गलत कर दे। अच्छा ये यहाँ पर सॉरी दोस्तों मिस्टेक हम एक चीज बोल दिए, इसका तो मान ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका तो मान यहाँ दिया हुआ, इसका मान निकालना है, ठीक है। CUSHION और N इसका मान निकालना है, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट एच है तो एच रह जाएगा। अब इधर 3 जोड़ना, इधर प्लस में 3 जोड़िएगा तो 9 3 12 किसका होगा दोस्तों बताइएगा, 12 किसका हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। 15 प्लस में 3 18 आर हो जाएगा, 14 प्लस 3 17 क्यू, HLRQ कहीं है देखे तो HLRQ, यहाँ भी है दोस्तों HLRQ, मिस्टेक आगे। इधर हम लोग 2 जोड़ते हैं, कितना होगा दोस्तों 3 और 2 5 यानी ई हो जाएगा, 21 और 2 23 मतलब डब्लू हो जाएगा, 19 और 2 21 मतलब यू हो जाएगा। तो EWU कहाँ देखे तो EWU HLRQ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, इसको तो आप हल कीजिएगा दोस्तों, इसको तो नहीं बताएंगे हम, ठीक है, खाली मान धरना है और हल करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो हम बता देते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 20 का क्या होगा दोस्तों 20 का 1 हो जाएगा, 21 का जो है 21 का 4 हो जाएगा, एक 22 दिया हो 22 का डी हो जाएगा, और कुछ है दोस्तों आगे ऐसा एक और है दोस्तों 23 का बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 24 से आते हैं, BINDER, इसको जो है अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद कहता है कौन सा अक्षर जो है अपरिवर्तित रहता है, तो पहले कौन आएगा दोस्तों, पहले आएगा बी के बी ही आएगा, बी के बाद आ जाएगा ई, बी के बाद क्या आएगा ई आ जाएगा, ई के बाद क्या आएगा दोस्तों सॉरी बी के बाद डी आएगा दोस्तों, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, है ना।
उसके बाद बताइएगा क्या आएगा। उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद आर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आर 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 दोनों जो है सेम हो रहा है, ठीक है, ये वो तो मिल गया। यहाँ देखिए बी और बी दोनों समान है दोस्तों, और तो कहीं इक्वल दिख नहीं रहा है दोस्तों, और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दो अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो अक्षर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 25 की ओर। 25 में क्या कर रहा है, सेम टू सेम है दोस्तों, इसको भी जो है वर्ण क्रम के अनुसार जो व्यवस्थित करना है और कौन कितने अक्षर जो है बदलाव नहीं हो रहा है वो बताना है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए इसमें ई के पहला तो बी आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद ई आ जाएगा, बी और ई कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा एन, एम आ जाएगा ना, एम हो जाएगा, और फिर एन हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ के बाद टी आएगा दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिए कहीं तो है कहीं भी नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी अक्षर जो है अर्थी नहीं है, ठीक है, यानी सभी अक्षर जो है बदलाव में, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सभी अक्षर क्या है, ठीक है, सभी अक्षर इसमें परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं दोस्तों। 126 में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर जी दिया हुआ है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो जी 7 और 2 9, यहाँ पर प्लस में 2 हो रहा है दोस्तों, 24 और 2 26 हो रहा है, ठीक है, 12 और 4 16 हो रहा है, 19 और 2 21 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 जुट रहा है, ऑप्शन नंबर सी विषम है। इसमें भी चेक करना है दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा 13 और प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 13 प्लस में 2 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दो इधर देखिए 4 में से 2 घटा रहे हैं, 4 में से 2 घटा रहे हैं, तब भी आ रहा है कि नहीं। यहाँ 12 में से 2 घटा रहे हैं, 12 में से 2 घटा रहे हैं, 20 में से 2 जो है घटा रहे हैं, यहाँ पर देखिए जोड़ना पड़ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 28 की ओर। इसमें क्या करा दोस्तों, कहता है गलत अक्षर समूह को चयन करना, इसमें गलत कौन सा है, ठीक है। इसको देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, कुछ देर के लिए दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हम मिटा देते हैं फिर हम ला देंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों ताकि हमको जगह थोड़ा सा मिल जाए इसीलिए मिटाए हैं। यहाँ पर 22 दिया हुआ दोस्तों, 22 का कोड वर्ड कितना होता है 26, यहाँ पर दिया हुआ आई दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, 10 का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए 9 इधर 19 दिया हुआ है, इस दोनों में भी जो है 10 के डिफरेंस जा रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों इसमें भी जो है 10 के डिफरेंस जा रहा है, इस दोनों में भी जो दोस्तों 10 के डिफरेंस जा रहा है, देख रहे हैं सी और 13, 3 और 10 13 हो रहा है ना। यहाँ देखिए दोस्तों 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए 10 के डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। यहाँ 13 इधर 9 22 दिया, प्लस में 9 हो रहा है दोस्तों, जबकि डिफरेंस जो है 10 के होता ही था। अगर हम 10 के डिफरेंस करते हैं दोस्तों तो कितना भी के जगह पर हो जाता डब्लू, क्या होता यहाँ पर डब्लू होता। अब देखिए यहाँ पर अगर 10 के डिफरेंस करते तो क्या जी आता है, बिल्कुल जी आ रहा है, तो 10 के डिफरेंस यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है इस पार्ट में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इस पार्ट में गलत, एस भी जेड कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 129 की ओर चलते हैं, ठीक है, 129 की ओर चलते हैं। ये तो कहता है बड़े से छोटे के क्रम में जो है इंगित करना है, तो इंगित कर दीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, तो पहले इसमें कौन सा हो जाएगा, पहले इसमें हो जाएगा सबसे बड़ा यूरोप, तो 1 हो जाएगा। यूरोप के बाद आ जाएगा दोस्तों, यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप, उसके बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद आ जाएगा दोस्तों बवेरिया, उसके बाद आ जाएगा म्यूनिख, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, क्रम में ही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों, अभी ऊपर बताएं 2 क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठाना है, कहता कौन सा स्थान जो है अपरिवर्तित रहता है, इसको आप बना लीजिएगा, तो सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो शब्दकोश के अनुसार लिखना है दोस्तों, क्या लिखा जाएगा, 131 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल काउंटिंग करना है दोस्तों, ट्रायंगल काउंटिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, ट्रायंगल काउंटिंग करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जरा देखते हैं दोस्तों, कुछ काउंटर चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा इसको। ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है टोटल 3 ट्रायंगल हो रहा है, 1 2 एक बड़ा वाला 3। उसी तरह अगर इसमें आते हैं दोस्तों, इसमें आते हैं तो यहाँ इसमें भी 3 ट्रायंगल हो रहा है, तो 3 और प्लस 3 6 हो गया, ठीक है।
अब इसमें आते हैं दोस्तों, इधर देखिए तो ये देखिए, एक यहाँ पर, एक और दो, एक और फिर दो, तो प्लस में 2 हो जाएगा। इधर भी वैसा ही हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस में 2 हो जाएगा। समझ गए बात को, है कि नहीं? ये भी हो गया, ये भी हो गया दोस्तों, हो गया ना। अब देखिए जितना ऊपर आया था उतना ही नीचे भी आएगा। नहीं दोस्तों, नीचे अलग है। एक और दो, ठीक है, 3 और 4, 4 को तो इसे दिख रहा है। कौन कौन? एक छोटा छोटा लिया दोस्तों, एक और फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4 लिए, ठीक है। इसमें और भी ट्रायंगल हो रहा है दोस्तों। और कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ 4 ले लिए हैं। इसमें देखिए और भी ट्रायंगल हो रहा है दोस्तों। जैसे में हम लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक ट्रायंगल यहाँ हो गया दोस्तों। समझ गए बात को? और भी ट्रायंगल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाईलाइट हो जाएगा। तो टोटल कितना? 3 3 6 2 8 2 10 10 14 1 15, ठीक है। अभी 3 गो और घट रहा है दोस्तों, 3 गो और घट रहा है। तो 3 गो और कहाँ घट रहा है? दिख रहा है आपको? कहाँ घट रहा है दोस्तों? एक देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये वाला एक जुट गया। फिर ये समझ गए, ये तो लिया हुआ है, ये है ना। और कहाँ? एक देखिए यहाँ पर, एक देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिखा, यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह एक इधर भी हो जाएगा, एक इधर भी हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 होता, प्लस में 2 हुआ, तो टोटल 18 हो गया। आप काउंटिंग कर लीजिए, देख लीजिए, है कि नहीं? 3 3 6 2 8 2 10 4 14 15 16 2 18, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 133 की ओर। 133 में क्या कर रहा है? कहता कितनी महिलाएं या तो चतुर है, या तो बहादुर, या तो दोनों है। कितनी महिला, है ना, एक नहीं होता, या तो चतुर, या तो बहादुर, या तो फिर दोनों। तो चतुर कितना है दोस्तों? 13। बहादुर कितना है देखिएगा, इधर जो ये जो चतुर 13 दोस्तों, बहादुर 14 है, और चतुर और बहादुर 3 है। तो 13 प्लस में 3 और प्लस में 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 14 27 3 30। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 34 की ओर, ठीक है, 34 की ओर। कुछ सीरीज दिया हुआ देखिएगा, यहाँ पर माइनस में 3 हो रहा है, माइनस में 6 हो रहा है, माइनस में 9 हो रहा है, और माइनस में कितना होगा दोस्तों? 12 हो रहा है। अगला कितना हो जाएगा? माइनस में 15 हो जाएगा। तो 46 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा? 31 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर में 9 का अंतर हो रहा है दोस्तों, प्लस में 9। यहाँ पर कितना दोस्तों? 24 का अंतर हो रहा है ना। यहाँ पर 16 4 20 24, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 44 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का अंतर देखते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है दोस्तों? 15 9 24, 15 का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? 20 का अंतर। अगला अंतर कितना हो सकता है? 25 का अंतर हो सकता है कि नहीं? तो 25 इसमें जोड़े कितना होगा दोस्तों? 49। 49 इसमें 84 में से 49 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3, 8 4 12 1 13, 133। 9 4 13 और 8 44 प्लस में 25 जोड़ेंगे तो 4 5 9, यहाँ पर 6 होगा दोस्तों, 4 2 6 होगा ने। तो 9 4 13 और 8 6 14 1 15, 153 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136 की ओर। 17 1 18 दिया हुआ है, 18 4 22, 22 9 31। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। समझ गए? तो 31 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 47। 47 देखिए 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 36 का अंतर हो जाएगा। तो 72 प्लस 36 कितना हो जाएगा देखिएगा? 108। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? देखिएगा 7 में कितना जुट रहा है देखिएगा? 9 जुट रहा है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है 27 जुट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो 1 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 81 हो जाएगा, 81। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो 243 जुट रहा है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? 9 को गुना, ये देखिए यहाँ पर 9 को 3 से गुना करें 27, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अगला हो जाएगा 243 गुना 3 कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2, 2 तिया 6 1 7, 729 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना होगा दोस्तों? 9 और 7 16 के 6 और 6 2 8 1 9, 96 कहीं आ रहा है? 96 एक ही में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138 दोस्तों। 138 को आप लोग इसको हल कर लीजिए। कितना हो रहा है इसका? चतुर्भुज की संख्या मात्र 11 हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। 11 हो रहा है, समझ गए? तो इसको आप निकाल लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर।
कहता मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। मोहन ने पश्चिम की ओर जो है 5 किलोमीटर की यात्रा की। वह बाईं ओर मुड़ा और 3 चला, बाईं ओर मुड़ा और 3 चला। फिर कहता वह दाईं ओर मुड़ा और 9 चला, दाईं ओर मुड़ा 9 चला। फिर कहता हुआ जो उत्तर की ओर 3 चला, उत्तर की ओर 3 चला, है कि नहीं। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, यहाँ देखे तो 5 और प्लस में 9, 9 3 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा 9 5 14 दोस्तों, सॉरी 9 5 14 किलोमीटर दूर है। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों। देखे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक चौला, आगे चौला है, देखिए पीछे जो है सकेता, ऐसा दिख रहा है ना इस तरह से। अगर इसको उल्टेगा दोस्तों तो चौला वाला भाग जो है आगे आ जाएगा, तो चौला वाला भाग देखिए पीछे है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए तो ये भी तो आगे आ जाएगा ना, ये देखिए पीछे किया हुआ, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर तो दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, अपना कुछ देखिएगा, लेकिन हमारे नजर से ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, किताब में बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 141 की ओर, ठीक है, 141 की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, इसको जो इस फॉर्म में लिखे हैं तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमें लगा दोस्तों इसका जो है नीचे में दर्पण लगा दिया है, ठीक है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। क्योंकि ये वाला देखिए ट्रायंगल जो है जब उल्टेंगे तो नीचे आ जाएगा, देखिए इस तरह से आ रहा है ना। तो यहाँ भी हम एक दर्पण लगाते हैं, उलट देते हैं, तो ये वाला जो है नीचे ऊपर दिया हुआ दोस्तों, ये वाला ये नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा। तो देखिए नीचे तो सब में है दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए कहाँ है दोस्तों, नीचे देखिए सब में नीचे है, ठीक है, नीचे सब में दिया हुआ, लेकिन इसमें देखिए अंतर है दोस्तों। इसमें देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह था, इसमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें बीच में फाड़ा हुआ है, चाहे इसमें फाड़ा हुआ है नहीं फाड़ा हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए बच गया और ए बच गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बच गया, ऑप्शन नंबर 4 बच गया। देखिएगा तो अब इसमें अंतर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं हम। यहाँ पर देखिए खाली स्थान, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर खाली नहीं है, यहाँ पर ये भरा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए खाली है, दिख रहा है, दोनों ओर खाली है, यहाँ देखिए भरा हुआ है, भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 142 की ओर। तो इसमें कहता है दोस्तों कौन सा इसमें भिन्न है, 4 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है, 4 इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट में, इसमें इक्वल पार्ट है दोस्तों। देखिए इसमें जो है ये देखिए सबसे बड़ा पार्ट तो यहाँ पर हो, इसमें इक्वल पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 के। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। देखिए इन दोनों ट्रायंगल, सामने वाला जो है ट्रायंगल के बीच में जो है गोल का दिया हुआ दिख रहा है बीच में, लेकिन इधर वाला जो है बाहर, तो इधर वाला भी बाहर निकल रहेगा गोल वाला। तो गोल बाहर कहाँ, देखिए गोल बाहर एगो यहाँ पर है, एक गोल बाहर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर है दोस्तों, क्या इधर होगा, नहीं, इधर वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 144, कागज के टुकड़ा है, इसको मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद जो है 4 भाग में मोड़ा गया, पहले इसको काट करके इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, फिर इसको इधर से मोड़ दिया गया है, अब इसको यहाँ से काट दिया गया है, एक यहाँ से काट दिया गया है, तो 4 भाग मोड़ा हुआ है, तो एक यहाँ बनेगा दोस्तों, एक यहाँ बनेगा, फिर इसको खोला गया तो इसको एक यहाँ बनेगा, फिर खोलेंगे दोस्तों तो ये कहाँ बनेगा दोस्तों, इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, समझ, 4 को बनेगा। ये जो कटा हुआ भाग है दोस्तों, ये भी जो है एक तरह से 4 को बनेगा, मतलब जो है यहाँ पर चतुर्भुज बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोल नहीं काटा गया। आप देख रहे हैं दोस्तों क्या गोल है, यहाँ पर गोल नहीं है, एक जो सीधे काटा गया है, ठीक है। तो सीधा मतलब क्या, चतुर्भुज बन सकता है, वर्ग बन सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो इस तरह का जो है केवल यहाँ पर है, ठीक है, समझ रहे हैं, केवल यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर भी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर गोल किया, गलत किया गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए आयताकार है, जबकि यहाँ पर इक्वल सब होगा, तो इक्वल में एक ही को है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 45 की ओर। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत है 6 और 3, 4 का जो है एक दोनों साइड में है 6 और 3, तो 6 और 3 के दोनों साइड में क्या दिख रहा है, 2, तो 2 हो जाएगा विपरीत इसका। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, ये तो सरिया करके जो है टुकड़ों को सरिया करके जो है इसको हल कर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 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 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों, ये तो ऑप्शन के अनुसार चूज कर लेना है दोस्तों, ठीक है। पहला तो दिया 1 4 7, 1 4 और 7 सभी तो सेम दिख रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत भी नहीं है। 2 5 9, 2 5 और 9 बिल्कुल अलग हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब में बाहर निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर सब में बाहर निकला हुआ है, इसमें बाहर निकला हुआ है, खाली में नहीं, यहाँ पर देखिए भर्ती में किया गया है, ठीक है, मतलब ये सही नहीं लग रहा हमको, 2 5 9 है ना। 1 4 7 इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो 1 4 7 तो सही था, 2 3 6 देखते हैं, ठीक है, 2 3 6 देखिए 2 और इधर में 3
और इधर कहाँ है दोस्तों 6, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए तो देखिए सब में देखिए बाहर निकला हुआ है, देखिए खाली वाला सब में बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है, इक्वल है कि नहीं। 5 8 9, 5 8 9, देखिए 5 इधर 8 इधर 9, 5 8 9, अब यही तो बचले है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। कहता ये आकृति को जो है किसमें छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख ई दिया हुआ, ई कहाँ है दोस्तों, ई बताइएगा। देखिए ई यहाँ पर दिया है दोस्तों, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 का देखिएगा दोस्तों, कहता इसको जो है किधर मोड़ना, इधर से लेकर के इधर मोड़ना, मतलब जो क्लॉक वाइज मोड़ना है दोस्तों, क्लॉक वाइज 90 डिग्री। जब क्लॉक वाइज 90 डिग्री मोड़ेंगे दोस्तों, तो ए वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा लगभग, ठीक है। ए वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर उठा हुआ भाग देखिए सब में, इसमें देखिए ये इधर के लिए दोस्तों गलत हो जाएगा, समझ गए। तो ए वाला भाग देखिए, तो ए वाला भाग मतलब देख रहे हैं दोस्तों, ए वाला इस तरह का भाग है, देख रहे हैं इस तरह का भाग, ये वाला भाग यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या ऐसा वाला भाग देखिए, ये देखिए यहीं पर है, गलत हो जाएगा। ऐसा वाला भाग देखिए कि यहाँ पर ये हो सकता है, देखिए ये भी यहाँ पर नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एक क्यू में है ये दोस्तों, है कि नहीं, 49 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 में देखिएगा दोस्तों, 50 में क्या दिया दोस्तों, कहता ये जो कुछ वर्ड दिया हुआ है इसके हिसाब से जो है ऑप्शन को चूज करना है, तो चूज कर लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला में दिया 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3, 2 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को मिलाइएगा। कहाँ कट रहा है दोस्तों, 22 पर कट रहा है, तो इसका मान 22 है, बिल्कुल 22 है। 2 और 7, ठीक है, 2 और 7 ध्यान दीजिएगा, 2 और 7, 2 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है दोस्तों, यहाँ पर 7 है, तो दोनों को मिलाइएगा। ई पर कट रहा है दोस्तों, तो ई है, देखिए बिल्कुल ई है। 1 और 5, 1 यहाँ पर है दोस्तों, अब 5 कहाँ ऊपर से आएगा, ए हो रहा था, ए है, बिल्कुल है, अतः ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया दोस्तों। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, निवेदन नहीं विनम्र निवेदन है दोस्तों, कि वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक लाइक तो जरूर मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।